तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ हम इस वीडियो में बोर के परमाणु मॉडल को अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हम इस मॉडल की कमियों को भी देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में से लिया गया टॉपिक है। और ये दोस्तों परमाणु मॉडलों में सबसे महत्वपूर्ण मॉडल होता है बोर का परमाणु मॉडल, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों कई बार 11th एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, ये जो टॉपिक है क्लास 9th में भी मौजूद है और ये चैप्टर नंबर शायद क्लास 9th में दोस्तों 3 का है। ओके दोस्तों, अगर आप क्लास 9th में हो या 11th में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोर के परमाणु मॉडल को अच्छी तरह से समझना चाहते हो, और मैं गारंटी देता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा कि आज की इस वीडियो में हमने कुछ नया सीखा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और तो चलिए क्यों कर रहे हैं हम वेट, अपने आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले उनके पहले कुछ और भी मॉडल्स आए थे परमाणु के, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल एवं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उनके बाद ये मॉडल आया है। तो पहले आइए थॉमसन का परमाणु मॉडल एवं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को 10 या 20 सेकंड में समझ लेते हैं यहीं पर डायग्राम के माध्यम से, जिससे आपको इस मॉडल को समझने में बिल्कुल आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सर्वप्रथम अपना मॉडल प्रस्तुत किया थॉमसन जी ने, और थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल किस प्रकार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि दोस्तों जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है। बोरिंग, ये तो सभी को पता है, कुछ नया बताइए। रुको जरा, सब्र करो। और उन्हें बताया कि उस गोलाकार परमाणु में जिस इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जिस प्रकार दोस्तों एक तरबूज में यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज में धसे बीज की तरह लगे होते हैं। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है निगेटिव, एवं प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। तो जो परमाणु होता है उसमें तरबूज के बीज की तरह धसे हुए इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, और के अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है उस परमाणु का उसमें प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले धसे होते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन कुछ तरबूज के बीज की तरह व्यवस्थित होते हैं। तो पता है कि परमाणु इस प्रकार नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन इस प्रकार व्यवस्थित नहीं होते। ये तो दोस्तों हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे कितने लोगों को नहीं पता था। लेकिन लोगों ने इस परमाणु मॉडल पर विश्वास कर लिया था। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था दोस्तों रदरफोर्ड, उन्होंने इस मॉडल पर विश्वास नहीं किया और अपना कार्य शुरू किया परमाणु मॉडल को लेकर। तो उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल बताया कि जिस प्रकार थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोल होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन थॉमसन जी के अनुसार व्यवस्थित नहीं होते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के बिल्कुल सेंटर में होता है, या आप उसे केंद्रक भी कह सकते हो, नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक में दोस्तों हमारा प्रोटॉन होता है धनात्मक चार्ज बीचों बीच परमाणु के, एवं उसके चारों ओर कई सारी कक्षाएं होती हैं और उन सभी कक्षाओं में दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाते हैं। तो दोस्तों रदरफोर्ड के अनुसार ये परमाणु का नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर इस तरह लगाता है, ये सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। वो बता रहे इस तरह चक्कर लगाते लगाते वो आगे और भी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर नहीं लगाता, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता। तो बस यहीं पर कुछ कमियां इनके मॉडल में निकल गई और इनका मॉडल भी दोस्तों फेल हो गया। तो कुछ एक और नया मॉडल आया जिसे दोस्तों आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं, और वो बिल्कुल सही एवं सटीक जानकारी हमें दे दिया। और वो परमाणु मॉडल जैसा कि आपको दोस्तों पता है कौन सा है, बोर का परमाणु मॉडल, जिसे आज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में नोट्स जो भी हैं, मुख्य अवधारणाएं उनकी, वो तो आपको इस वीडियो में मिलेगी ही आगे, लेकिन आगे उसे भी समझ लेते हैं इस मॉडल को भी उन्होंने क्या बताया इस मॉडल में डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो हमारा परमाणु होता है वो रदरफोर्ड के अनुसार तो ठीक है कि उसमें बिल्कुल बीच में नाभिक उपस्थित होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, भले ही कोई भी परमाणु है उसमें कई सारे कक्षक होते हैं, ढेर सारे कक्षक होते हैं दोस्तों, अनंत तक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सभी कक्षकों में चक्कर नहीं लगाता, उस सभी कक्षाओं में दोस्तों घूमता नहीं है, केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। जैसे कि हमें पता है परमाणु में प्रथम 4 कक्षाएं हैं, के, एल, एम, एन। ओके दोस्तों, के यानी कि पहली कक्षा, एल यानी कि दूसरी कक्षा, एम यानी कि तीसरी कक्षा, एन यानी कि चौथी कक्षा। पहली कक्षा में हमें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं दोस्तों, वो 2 इलेक्ट्रॉन पहली ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे उसके, और वे कभी भी अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में नहीं जाएंगे चक्कर लगाने। बोर ने दोस्तों यहाँ पर बताया था कि शुरू का हमने 4 कक्षाएं आपको बताई, तो उस चारों कक्षा में दोस्तों निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। जैसे पहली कक्षा में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 एवं चौथी कक्षा में दोस्तों 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे सभी कक्षा में, उससे अधिक कभी भी नहीं होंगे, और वे सभी अपनी अपनी कक्षा में घूमेंगे, अन्य कक्षा में नहीं घूमेंगे। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही और निश्चित संख्या में प्रत्येक कक्षा में उपस्थित होते हैं और घूमते हैं। तो बोर ने बताया कि किसी निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपस में बराबर होती है। आप कोई भी कक्षा ले लो दोस्तों, मान लीजिए हम दूसरी कक्षा ले रहे हैं, दूसरी कक्षा यानी एल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन की दोस्तों हमारी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। चाहे आप पहले कक्षा में जाओ, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? पावर क्या होगी? एनर्जी बिल्कुल समान होगी। और दोस्तों बोर ने बताया इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है। कोणीय संवेग यानी कि दोस्तों उसके नाभिक से जो है किस एंगल में परिवर्तित हो रही है, उसका एंगल जब बढ़ता है उसके वेग के साथ, तो कोणीय संवेग कहलाता है। कोण का बदलाव वेग के साथ कोणीय संवेग कहलाता है। तो वो कितना होता है दोस्तों? h/2π के गुणन में होता है, वो इन्होंने बताया। h/2π के गुणन का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो गुणा करेंगे 1 से, ये होगा उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, उसका आप निकालना चाह रहे हो कोणीय संवेग यानी एंगल में परिवर्तन वेग के साथ, तो वे दूसरी कक्षा में है तो 2 गुणे h/2π होगा, यानी कि h/2π का हमेशा गुणक होगा उसका कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का जिस कक्षा में है। और लास्ट में दोस्तों बोर ने अपने परमाणु में एक और बात बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई भी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगा रहा है दोस्तों ना, तो दोस्तों वे अपनी मूल अवस्था में होता है, यानी कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए वो अपना है, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो वो अपनी किस अवस्था में है दोस्तों? मूल अवस्था में है। लेकिन जब दोस्तों हम ऊर्जा प्रदान करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम जबरदस्ती दोस्तों ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ये खुद इसकी ऊर्जा समान है, अपनी ऊर्जा से चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब हम इसे और ऊर्जा प्रदान करेंगे तो दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? कूद जाएगा दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? कूद जाएगा अपनी कक्षा से कूद कर आगे वाली कक्षा में चला जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चल जाएगा। तो तब ये जो अवस्था होगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड मूवमेंट। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा जब हम दे देंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? अपने आगे वाली कक्षा में कूद जाएगा। ओके दोस्तों, तब ये भी अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं, जिस ऊर्जा के कारण वो क्या कर जा रहा है? अपनी कक्षा से कूदकर आगे वाली कक्षा में चला जा रहा है, तो दोस्तों वे ऊर्जा किसके बराबर होती है? उन्होंने बताया h और v के बराबर होती है, जहां पर h तो हमारा प्लांक का नियतांक होता है और v हमारी क्या होती है? आवृत्ति होती है। कितनी कौन सी ऊर्जा है? जब इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की जा रही है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी आगे वाली कक्षा में कूद जा रहा है। ओके, तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों जो बोर ने हमें अपने परमाणु मॉडल में बताई थी। ओके, तो दोस्तों बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो जो बातें बताई, उस मॉडल की मुख्य अवधारणा क्या थी, वो तो हमने आपको इस वीडियो में डायग्राम के माध्यम से समझाई दिया। और जो जो हमने बताया वही हमने इस 4 पॉइंट जो हमने आपको बताया वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे कॉपी में नोट कर ले, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने बताया था दोस्तों, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती है, परमाणु के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है सभी कक्षा में नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में ही घूमता है और निश्चित संख्या में ही घूमता है। दोस्तों ये बात हमने पहले पॉइंट में बताई थी, बोर ने जो बताया था, और जिस कक्षा में घूमता है उसे स्थायी कक्षा भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगले पॉइंट में हमने आपको बताया था दोस्तों कि किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपस में समान होगी, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन 8 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपस में समान होगी, ये हमने आपको बताई थी, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणन होता है। कोणीय संवेग क्या होता है ये हमने आपको बताया, और ये भी बताया था कि अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसका दोस्तों हमारा कोणीय संवेग क्या होगा? इसी का गुणन होगा, पहली कक्षा यानी 1 गुणे h/2π का गुणन होगा। अगर आप दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल रहे हो तो वो 2 गुणे h/2π होगा, तीसरी में निकाल रहे हो तो 3 गुणे h/2π होगा। अब दोस्तों आप इन सभी को इस तरह भी अपने कॉपी में शॉर्ट लिख सकते हो कि h पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 1 h/2π, दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का 2 h/2π, तीसरी कक्षा के लिए 3 h/2π, और ये चलते जाएगा अनंत कक्षा के लिए कोणीय संवेग, जहां पर h हमारा क्या है दोस्तों? प्लांक नियतांक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट में दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट
ये सभी क्या है दोस्तों, कक्षाएं होती हैं। तो इनमें जब अपना चक्कर करते हैं, अपना घूमते हैं चारों ओर, तो वे क्या होते हैं, मूल अवस्था में होते हैं, जिस तरह उन्हें रहना चाहिए, जहां चक्कर लगाना चाहिए, घूमना चाहिए, तो वे सभी अपनी मूल अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब हम इन इलेक्ट्रॉनों पर बाहर से ऊर्जा प्रदान कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो ये अपनी कक्षा से, जिस कक्षा में है उससे दोस्तों वे कूद जाते हैं, छोड़कर उस कक्षा को आगे वाले कक्षा में कूद जाते हैं। तब ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदे तो हमने उन्हें क्या दिया, ऊर्जा दिया। तो जब ऊर्जा हमने दिया तो उन्होंने ऊर्जा का अवशोषण कर लिया, तभी ना अधिक ऊर्जा होने के कारण वो अगले वाली कक्षा में दोस्तों कूद गए। तो वही हमने लिखा है कि तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। तब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्तेजित अवस्था में होते हैं, लिखा है हमने उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड मूवमेंट में होते हैं, मूल अवस्था से छोड़कर उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। और जो ऊर्जा वो अवशोषित करते हैं, ई जो होती है, जो ऊर्जा अवशोषित करती है, उसका मान हमारा होता है HV। तो ये जो मान है दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो समीकरण है आपको डी ब्रोगली समीकरण जो आएगा इस टॉपिक के बाद, उस डी ब्रोगली समीकरण को विकसित करने में भी ये सूत्र का उपयोग किया जाएगा। और आने वाली वीडियो में हम डी ब्रोगली समीकरण में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आपको इसे याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं अपने इस टॉपिक को एंड। आशा है दोस्तों को बोर का परमाणु मॉडल अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस मॉडल की कमियां हमने आपको क्यों नहीं बताया। दोस्तों कमियां आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये आपके सामने दोस्तों नोट्स है कमियों की। इस कमियों को आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कमियां ज्यादा पूछी नहीं जाती एग्जाम में। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड। आशा है वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से जरा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही यूजफुल नॉलेजफुल जो आपको कुछ नया सिखाया, ऐसी वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो अब मिलेंगे कुछ ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।